खुशामदीद। आज हम एक ऐसी बात पर गौर करने वाले हैं जिसने पूरे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट इम्तिहान के इस हैरानकुन सिक्योरिटी ब्रेकडाउन की। ये सिर्फ एक इम्तिहान फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसकी जड़ें सिस्टम में बहुत गहरी हैं। इस तफसीली जायजे में हम फैक्ट्स और सबूतों की बुनियाद पर इस पूरी सूरत हाल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आखिर एक ऐसा इम्तिहान जिस पर लाखों बच्चों के मेडिकल करियर का दारोमदार होता है, वो लीक कैसे हो जाता है? इस राज की शुरुआत एक बहुत ही अजीब वाकये से होती है। 2 मई को राजस्थान के शहर सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाने वाले बाप को रात के वक्त केरला में पढ़ने वाले अपने बेटे की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। इस मैसेज में एक फाइल थी और साथ में लिखा था कि ये वही 300 सवाल हैं जो कल के इम्तिहान में आने वाले हैं। उन्होंने रात को तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये सवालात हॉस्टल के बच्चों में बांट दिए। अगले दिन जब इम्तिहान खत्म हुआ तो उन्होंने एक लोकल कोचिंग टीचर से इन सवालों को मैच करवाया और जो नतीजा सामने आया उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। सोचिए जरा, ये 135 का फिगर कोई मामूली बात नहीं है। 180 में से पूरे 135 सवाल उस लीक होने वाले पेपर से बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे। बायोलॉजी के 90 के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल एक ही तरतीब में थे। यहां तक कि एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। यह कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि असली पेपर था। 2,20,00,000 ये नंबर इस इम्तिहान के बहुत बड़े स्केल को दिखाता है। ये वो उम्मीदवार हैं जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिनके हाथों में कल को इंसानी जिंदगियां होंगी। जब इतने बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली के सबूत सामने आए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को मजबूर होकर तारीख में पहली बार इतने बड़े टेस्ट को कैंसिल करना पड़ा। इस एक वाकये ने लाखों तुलबा और उनकी फैमिलीज की जिंदगियों में तूफान ला दिया। पहला हिस्सा, पेपर लीक की हकीकत और उसका असल नुक्ता आगाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सख्त सिक्योरिटी चेक्स के बावजूद ये मुमकिन कैसे हुआ? खैर, ये कोई इत्तेफाकी हादसा या किसी एक स्टूडेंट की शरारत नहीं थी। ये एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड और जदीद टेक्नोलॉजी से चलाया गया ऑपरेशन था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पेपर महाराष्ट्र के शहर नासिक में एक ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से चुराया गया और पकड़े जाने से बचने के लिए इन लोगों ने किसी आम मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर यूज किया। और सबसे हैरानकुन बात, इस गैंग ने नासिक के मुजाफात में बाकायदा एक शैडो सर्वर सेटअप किया ताकि डेटा ट्रांसफर को मॉनिटरिंग सिस्टम्स की नजरों से पूरी तरह छुपाकर रखा जा सके। और जब ये चोरीशुदा डिजिटल कॉपी गुड़गांव के एक नेटवर्क तक पहुंची तो उन्होंने इसे और भी चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने उन 135 असली सवालों को डायरेक्ट आगे नहीं भेजा, बल्कि हुक्काम और आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन ओरिजिनल सवालों में बाहर के कुछ और सवाल मिला दिए और 410 सवालों पर मुश्तमिल एक गेस्ट पेपर बना दिया। ये ट्रिक इसलिए खेली गई ताकि अगर ये पेपर पकड़ा भी जाए तो देखने वाला इसे सिर्फ किसी कोचिंग सेंटर का एक आम सा मॉडल पेपर समझे। और ये बात बिल्कुल साफ करती है कि इस काले धंधे में पैसा किस तरह पानी की तरह बहा। इस टेबल को देखिए। नासिक में शुभम खिरनार नामी शख्स ने फिजिकल कॉपी 10 लाख रुपए में खरीदी, फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव में 15 लाख रुपए में बेची गई और आखिरकार राजस्थान में यह गैस पेपर बीवा ब्रदर्स को 30 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पैसों का ये ट्रेल सच में चौंका देने वाला है। दूसरा हिस्सा, खुफिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, राजस्थान में पेपर का फैलाव। जब ये पेपर राजस्थान में बिवाल ब्रदर्स तक पहुंच गया तो वहां से एक नया और तेज फेज शुरू हुआ। टाइमलाइन को अगर गौर से देखें तो बिवाल ब्रदर्स ने 26 अप्रैल को पेपर 30 लाख में खरीदा, फिर उसे सीकर के एक एजेंट को 5 लाख में बेच दिया। इस एक एजेंट ने अकेले उसे तकरीबन 700 बच्चों तक पहुंचा दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क को 1 महीना पहले से ही पता था कि पेपर लीक होने वाला है। यानी यह कोई आखिरी लम्हात की डील थी ही नहीं, यह महीनों पहले से प्लान किया गया एक मास्टर प्लान था। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन कुछ अहम शख्सियात की तरफ भी इशारा करती है। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, दिनेश बेवाल का ताल्लुक मुबैना तौर पर एक सियासी तंजीम बीजेवाईएम से है और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक और फैक्ट जो सोर्सेज ने नोट किया वो ये कि पिछले ही साल इनके खानदान के 4 अफराद ने ये इम्तिहान पास किया था। यहां किसी पर इल्जाम लगाने का मकसद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स सख्ती से दिखाते हैं कि सिस्टम की कमजोरियों को लेकर कितने संजीदा सवालात उठते हैं। तीसरा हिस्सा, इदारों का इनकार, सरकारी रद्द-ए-अमल और हाकिमाना जवाबात। जब बच्चों और उनके वालिदैन ने आवाज उठाई तो अथॉरिटीज का रिएक्शन सच में मायूस कन था। सोचिए, जब सीकर में इस बाप ने सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि अफवाहें फैलाना बंद करो।
लेकिन जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने तफ्तीश की तो रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एसओजी ने डिस्कवर किया कि पेपर व्हाट्सएप पर कई हफ्ते पहले से फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स के टैग के साथ घूम रहा था। लोकल पुलिस का इनकार और एसओजी की फाइंडिंग के दरमियान जमीन आसमान का फर्क था। एनटीए के डायरेक्टर जनरल का बयान तो और भी अजीब था। उन्होंने पब्लिकली कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। अब आप ही जरा अंदाजा लगाएं, 180 में से 135 सवाल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, फुल स्टॉप्स तक सेम हैं और एनटीए इसे मुकम्मल लीक मानने से इनकार कर रही है। यही वो डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से लोगों का इस एजेंसी पर से भरोसा उठ गया है। इसके बाद रियासतों के दरमियान ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। राजस्थान कहता है कि नासिक इस स्कैंडल का मरकज है, जबकि महाराष्ट्र कहता है कि ये अफवाहें बेबुनियाद हैं, यहां कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। जब स्टेट और एजेंसियां एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हों तो ऐसी सूरत हाल में अकाउंटेबिलिटी गायब हो जाती है और मामला आखिरकार सीबीआई तक पहुंच जाता है। चौथा हिस्सा, तलबा के लिए हकीकी कीमत, आदादो शुमार से आगे की कहानी। इन तमाम फैक्ट्स और क्रिमिनल नेटवर्क से हटकर इस पूरे वाक़े की एक बहुत भारी इंसानी कीमत भी है। उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने महीनों तक अपनी नींदें हराम की, दिन रात एक करके तैयारी की। उन पेरेंट्स का सोचिए जिन्होंने कोचिंग सेंटर्स पर लाखों रुपए खर्च किए। बच्चों ने अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सोशल लाइफ सब दांव पर लगा दी और इसके बाद जब ये पता चले कि सिस्टम में करप्शन की वजह से उन्हें दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा तो उस जज्बाती सदमे और अजियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है। तो सबसे अहम बात यह है, पांचवां हिस्सा, एक मजबूत बैकअप प्लान बनाना, मुश्किल इम्तहानात के दौर में आगे बढ़ना। ऐसे गैर यकीनी हालात में अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इम्तिहान के भरोसे छोड़ देना बहुत बड़ा रिस्क है। एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होना आज के दौर में बिल्कुल लाजमी है। रिवायती मेडिकल रूट्स के अलावा भी आज ऐसी फील्ड्स हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, जैसे डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, क्लाइमेट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। एक 100 करियर्स गाइड इस बात की बेहतरीन मिसाल है, जो ये दिखाती है कि करियर डाइवर्सिफाई करने की कितने शानदार मौके मौजूद हैं। ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस नजर दौड़ाने की जरूरत है। आखिर में सिर्फ किसी एक इम्तिहान में नंबर लाने के बजाय अपनी स्किल्स और एक्सेलेंस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ऐसी और जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन जाते हुए एक बात सोचिएगा जरूर, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन माफियाज को खत्म करके कभी अपनी खोई हुई इंटेग्रिटी वापस हासिल कर पाएगा?